90% बच्चे जो हैं, जो बंदे हैं जिनके पास उस वो लिंक जा रहा है, वो उसको डायरेक्ट इग्नोर कर दे रहे हैं। डायरेक्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे उसके अंदर है क्या, डिमांड क्या है उसकी। लेकिन वहीं अगर आपके क्रश का मैसेज आ जाए ना, तो कोई भाई साहब रात को उठ के भी बंदा मैसेज कर सकता है, लेकिन वो सर्वे नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि बोरिंग है ना यार, कौन करता है ये चीजें। Unstoppable, 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 unstoppable. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डेस्ट क्लासेस। तो आई एम वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 सॉरी यार कि हमने जो सीरीज़ थी हमारे इकोनॉमिक्स की एंड अकाउंटेंसी की वो बीच में ड्रॉप करनी पड़ी थी। कुछ पर्सनल इश्यूज थे बट नाउ दे आर रिजॉल्व्ड, सो आई एम कंटिन्यूइंग माय सीरीज़ हार्डिक इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 4। एंड लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो है सोर्सेज ऑफ डेटा या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की बुक के अंदर। सो उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। तो यहाँ पे जो हमारा मैटर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी, वो है कि हाउ मच टाइप ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल ऑन द सोर्सेज, कि हमारे पास डेटा कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बारे में हमें कलेक्ट करना पड़ेगा डेटा। अगर आपको डेटा पता करना है कि डेटा है हमारे पास कितना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा ऑब्वियसली बात है कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आप डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हो? आई मीन आपके पास डेटा कैसे आएगा? वो बेसिकली दो टाइप से आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। व्हाट डज दिस मीन? Primary data is related when an investigator go and have the information he wants or she wants is called primary data. That means कि आप खुद के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड आप खुद जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी होता है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो टाइम टाइम पर डिफरेंट सर्वेज ऑर्गेनाइज करवाती हैं एंड यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम देम। आप उनके मदद लेके कोई अपना डेटा, अपना जो ऑब्जर्वेशंस है, अपनी जो एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं। तो आप किसी अदर पार्टी से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप डेटा ले रहे हैं तो वो इसके अंदर लाई करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के अंदर लाई करेगा। बट अगर आप खुद ही अपनी सर्वे कर रहे हैं, खुद ही आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? टाइप्स ऑफ डेटा की बात हो रही थी यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डेटा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा थे, फर्स्ट था प्राइमरी डेटा, सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी मींस कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर, चाहे आप हो चाहे मैं या कोई भी थर्ड पर्सन है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट्स द डेटा ही वांट्स और माइन द डेटा ही वांट्स is categorized as the primary data. And when we take help from the other different organizations to make our survey complete and make our results compatible, that is called secondary data. I hope you are getting that. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलेबोरेटेड होगा डिस्कशन किसके ऊपर? हमारे प्राइमरी डेटा के ऊपर। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेटा होगा कि प्राइमरी डेटा होता क्या है, किस किस टाइप से इसको कैलकुलेट किया जाता है, आई मीन किस किस टाइप से इसको कलेक्ट किया जाता है, और क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम उसके बाद बात करेंगे प्राइमरी डेटा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा जो है वो कोई भी इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम खुद के लिए कलेक्ट करवा रहा है, वो किसी अदर एजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो आप खुद कर भी सकते हो या आप किसी को अपॉइंट करा के डेटा कलेक्ट करवा भी सकते हो। आई गॉट इट? तो दैट मीन्स कि इंटेरोगेटर जो है वो क्या तो किसी की हेल्प लेके, आई मीन किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, किसी सबऑर्डिनेट की हेल्प लेके वो डेटा कलेक्ट कर रहा हो। तो हमारा जो सबसे पहला डेटा आता है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट डज दैट मीन? सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि जो इंटेरोगेटर हमारा, आप हो मैं हूं, जो डेटा कलेक्टर है, डेटा माइनर जो है,
वो खुद पर्सन टू पर्सन जाके जब डेटा कलेक्ट करते हैं, समझ आ रही है बात, कि जब कोई भी पर्सन है वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो 3 मेंबर फैमिली हैं, कितने मतलब मेंबर्स काउंट करने हैं आपको फैमिली के। तो अब आप अपनी सोसाइटी के अंदर पर्सन्स को कैलकुलेट करने जा रहे हो, फैमिलीज को कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप बाहर से बंदे नहीं बुलाओगे। आप क्या करोगे, आप और आपके कुछ 2-3 फ्रेंड्स मिलके आप सर्वे कर लोगे। इतनी ज़्यादा बड़ी सोसाइटीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो वो आप खुद जाके ले रहे हो, दैट मीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। गॉट इट। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमने आपको बताया कि होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमारी होती है कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब छोटा होता है, यानी कि आपको छोटे एरिया के अंदर जब आपको सर्वे करना होता है, फील्ड ऑफ सर्वे स्मॉल। सेकंड है हाई क्वालिटी ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। प्राइवेसी शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि अभी ऐसा कोई डेटा है जो कहीं लीक नहीं होना चाहिए तो उसको हर बंदा खुद ही जाके लेगा, ना कि किसी के थ्रू हेल्प लेगा किसी बंदे की। क्योंकि क्या होता है कि जो सिक्योर डेटा होता है ना, उसके अंदर जितने कम बंदे रहेंगे उतना ही वो ज़्यादा जो सोर्स है और जो डेटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल रह पाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे किसके हैं, प्रोज हैं डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन की। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि अगर हम वाइड एरिया लेते हैं, जो हमारी प्रोज हैं यही कॉन्स बन जाते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सर्वे का एरिया स्मॉल है तो उसके जो अपोजिट हो जाएगा। जैसे जो हमारी अगर फील्ड ऑफ सर्वे लार्ज हो जाए तो हम DPI नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें हाई क्वालिटी डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको एक पर्सन से की डिटेल्स लेनी पड़ रही है तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। एज इट इज़ हम बात करें कि प्राइवेसी मेंटेन करने में, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो प्राइवेसी मेंटेन करने में आपको इशू आएगा ही आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। और हमारा DPI इसी वजह से कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो डीमेरिट्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा DPI है वो फंक्शन नहीं कर पाता बड़े लेवल पे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले पार्ट की, जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि आप खुद ना जाके वहाँ पे जिस बंदे ने वो सर्वे है, जो डेटा आपको चाहिए उसको ऑब्जर्व किया हो, आप उस बंदे से ओरली जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे DPI के अंदर आपको हर चीज़ सुटेबली करनी पड़ती है, डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जाना है और क्या करना है, डेटा ओरली इन्वेस्टिगेट करना है। या फिर आप बोलोगे कि आप अपने जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आप भेजोगे, आप हो इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। आपने अपने नीचे 2-4 बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये अलग अलग जगह पे गए हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उस जगह पे क्या है कि बहुत सारे डेटा सर्वर्स होते हैं। डेटा सर्वर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से नहीं है, डेटा सर्वर का मतलब है कि वो बंदे जिनके पास डेटा है और जो सर्व कर रहे हैं डेटा को इनके पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेटा सर्वर्स हैं ये सारे क्या कर रहे हैं कि अपना जो डेटा है वो किन को दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर्स को दे रहे हैं, और फिर ये अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके वो डेटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये अपने हिसाब से उस रिपोर्ट को शो कर रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर लोकल न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे जिसके अंदर एंकर्स होते हैं जो स्टूडियो के अंदर बैठे रहते हैं, फिर उनकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मीडिया पर्सन्स को भेजा जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कैमरा पर्सन, कैमरामैन और जो रिपोर्टर्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उससे क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉफिट्स हैं यानी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं।
मेरिट्स क्या क्या होंगे आप खुद गेस करो। सबसे पहली चीज़, जब आपके नीचे इतने अच्छे बंदे काम कर रहे होंगे, मतलब इतने बंदे काम कर रहे हैं, तो आप लार्ज एरिया को टैकल कर पाओगे सर्वे के लिए। सेकंड चीज़, फर्स्ट होगा, सेकंड चीज़ होगी टाइम कम लगेगा, ठीक है। थर्ड चीज़ होगी कि आपको डेटा रिलायबल मिलेगा, क्योंकि जो आपके नीचे बंदे हैं वो ट्रेंड हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी। और फोर्थ मिलेगा नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आपने सिर्फ एक बंदा अपॉइंट नहीं कर रखा, वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एंटी यानी कि डीमेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहले लार्ज एरिया है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, टाइम बचेगा, बट उसके के बाद क्या होगा कि रिलायबिलिटी के पर्सनली बायस होने के चांसेस होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को किसी अदर लोकेशन में भेजा, दो बंदों ने एक जगह पे भेजा, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। थर्ड चीज़, जो ट्रेनिंग है, ट्रेंड पर्सन चाहिए होगी आपको वो डेटा माइन करने के लिए, कि आपके पास डेटा जो है वो बेस्ट से निकल के आ सके, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो होगी आपकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि वो लेस एक्यूरेट होगा, डाउटफुल कंक्लूजन हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो चुका हमारा, अब लोकल सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, आपने कभी इंग्लिश न्यूज़ देखी हो, हिंदी न्यूज़ देखी हो, वहाँ पे बोले कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब वो सूत्र क्या होते हैं, वो सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। द न्यूज़ कम्स फ्रॉम सोर्सेज दैट द क्रेडिट कार्ड्स विल बी नो लॉन्गर ऑफ यूज फ्रॉम द 31 दिसंबर 2019। ये पिछले साल की रिपोर्ट थी एक, कि सूत्रों के माने तो 31 दिसंबर 2019 से डेबिट कार्ड जो है वो बंद हो जाएंगे, और उनकी जगह जो चिपसेट वाले डेबिट कार्ड्स हैं वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो सूत्र क्या होते हैं, लोकल सोर्सेज होते हैं, या फिर लोकल डेटा सर्वर्स होते हैं। किसी भी एजेंसी के पास आप कर रहे हो तो आपके भी डेटा सर्वर्स होने ज़रूरी हैं कहीं लोकल जगह पे। फॉर एग्जांपल जो ये डिसीजंस लेती है अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर आपको अपने बंदे भेजने पड़ते हैं, ताकि वहाँ की जो अंदर की बातें हैं वो आप लोगों को पता लग पाएँ, ठीक है। अब उसके अंदर की बातें आपको पता लग पाएंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको उसका एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा। तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, जो लोकल डेटा सर्वर्स होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, वो डेटा निकलवाते हैं। तो इससे फ़र्क क्या होता है, एफर्ट कम लगते हैं इसमें, क्योंकि आपके जो लोकल सोर्सेज होते हैं वही रहते हैं। और फिर सेकंड चीज़ हो जाएगी कि वो बेस्ट नॉलेज से दे पाएंगे, ठीक है। लेस एफर्ट लगते हैं इसके अंदर, आपको जाना नहीं पड़ता, आपको किसी को भेजना नहीं है, वो लोग पहले से वहीं पे हैं। सेकंड चीज़, उनको एरिया की बेस्ट नॉलेज है आपसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो आपका डेटा होगा तो वो बेस्ट क्वालिटी का निकल के आएगा, ठीक है। कभी आपने नोट किया हो तो जो बंदे ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वो बेसिकली उसी एरिया से होते हैं, ताकि वो अपने एरिया का बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाएँ, बेस्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंटिन्यूटी रहती है उसके अंदर, क्योंकि लोकल सोर्सेज के अंदर अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है, फिर कहीं से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कंटिन्यू आपको सेंड कर सकते हैं, इनकमिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो डेटा है वो हमारे पास आता रहता है एक सर्कुलर शेप में आपके पास जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर लोगे, फिर दोबारा आ जाएगा डेटा। तो ऐसे सर्कुलर के अंदर लूप चलता रहता है हमारा। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट बॉक्स है, आप जाइए कमेंट कीजिए, हम आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे चीज़ जो आ रही है लोकल सोर्सेज के अगेंस्ट, यानी कि जो डीमेरिट्स हैं लोकल सोर्सेज की, वो क्या है कि ओरिजिनलिटी लॉस हो रही है। अब आप वहाँ जा नहीं रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट आप कर नहीं रहे हो, तो लोकल सोर्सेज तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं ना, कि आप ये मानो कि जो कि वो बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, बट वो मॉडिफिकेशन भी तो कर सकते हैं उस डेटा के अंदर,
ठीक है, कि अगर उनको ऐसी कोई चीज़ लगे कि जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, वो डेटा इंपॉर्टेंट हो, तो वो नहीं देंगे आप लोगों को। और आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा कि आप क्रॉस चेक करके ये पता लगा लो कि वो जो डेटा है वो आपने सही मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इसके अंदर, कि बहुत सारे लोकल कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं, किसी का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक फॉर्मेट नहीं होता कि जिसके अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करना है। अभी जो लोकल आप कभी भी एंकर्स देख रहे हो, जो रिपोर्टर्स होते हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स, उनका हर एक पर्सन का स्टाइल अलग अलग है अपने नज़र में। वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, बट हर एक का स्टाइल अलग अलग है, हर एक का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग है। तो उससे क्या हो रहा है, जो दिक्कत है, यूनिफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए किसके अंदर, न्यूज़ के अंदर, डेटा के अंदर, वो नहीं हो पाएगी। आई रिपीट, वो नहीं हो पाएगी बिकॉज सबका टेस्ट अलग है, सबका स्टाइल अलग है, सबका एक्सप्लेनेशन अलग होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल बायस हो सकता है। आई होप पर्सनल बायस आप लोग अब तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी लेस होगी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो उनको बेनिफिशियल लगेगा बताने के लिए वो वही बताएंगे, ना कि एक्चुअल चीज़ बताएंगे जो आप लोगों को या हम लोगों को पता लगनी चाहिए, जो इन्विजिलेटर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसको पता लगनी चाहिए। अब उससे क्या होगा कि डिले इन कलेक्शन कैसे होगा, कि बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स रहेंगे आपके वहाँ पे, लोकल सोर्सेज बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर वो लोकल सोर्सेज बहुत सारे हैं तो आपको सबको बैठ के डेटा लेना पड़ेगा, उससे फिर आपको अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि डिले हो जाएगा कलेक्शन में। सबसे आप डेटा कलेक्ट करोगे तो उसके अंदर टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा मेलिंग मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय मेलिंग मेथड? मेलिंग मेथड कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर सबसे बेस्ट सर्वे करने के लिए चीज़ मानी गई है, क्योंकि इसके बहुत सारे बहुत सारे ही तो प्रॉफिट है, इसके बहुत सारे तो बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे मेल कर दिया आपने तो आपको पर्सनली उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे अभी, जो आपके गूगल फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे, सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेथड कि वो आपसे डेटा कलेक्ट कर पाए। ठीक है, वो भी हमारा प्राइमरी डेटा के अंदर ही आता है। तो आपके टीचर्स जो हैं, आपके जो भी पर्टिकुलर स्कूल जिसके अंदर आप एनरोल्ड हो, तो वहाँ के टीचर्स ने आपको जो गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया, आपने जाके उसके फॉर्म्स के अंदर अपने आंसर सबमिट किए, तो वो भी एक टाइप से डेटा था। और जो डेटा है वो आपका मेलिंग से आता है, यानी कि मैंने आपको मेल किया कि ये मेरे पास एक फॉर्म है, ये मेरा सर्वे है, तो आप इस सर्वे को प्लीज़ फिलअप कर दीजिए ताकि मेरे को अपना रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास सामने वाले की मेल आईडी होनी चाहिए। गॉट इट? तो अब जो मेल आईडी होगी हमारे पास, उससे हम क्या करेंगे कि उस आईडी पे हम उसको हमारा सर्वे भेजेंगे ताकि वो बंदा सर्वे फिल करके हमें वापस दे पाए। और जब वो वापस दे देगा, उससे क्या होगा कि हमें एक सर्वे का प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स सबसे पहली बात इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है और वाइड कवरेज है। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि टाइम सेविंग क्यों है, क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आपको फिजिकल काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती अपने डेटा को रिसीव करने के लिए। सेकंड चीज़ है ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि जिस बंदे से आपको डेटा चाहिए आप उसी से बंदे से डेटा ले रहे हो, ना आपको कोई बीच में कोई मिडल मैन है, ना कोई आपका इन्विजिलेटर है, आप हो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेटर हो आप, और जो बंदा है वो आपको डेटा सर्वर है आपका। ठीक है, तो अब उसके बाद वाइड कवरेज क्यों है, क्योंकि आप जितनी चाहो उतनी मेल्स के ऊपर अपना सर्वे डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। आप जितनों के पास मेल करोगे वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो आपके पास एक ब्रॉड डेटा बेस हो जाएगा जिसके ऊपर आप बेस्ड रह के अपना काम कर पा रहे हो। समझ आ रही है बात? डीमेरिट्स क्या है कि कई बार आपके पास भी सर्वे आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आप लोग हो 11th क्लास में हैं, ठीक है, तो हम आप लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आप कोई भी प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई गेम डाउनलोड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको जब गेम यूज़ कर रहे हो, आप वो ऐप यूज़ कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डेटा डॉग स्कैनर ऐप डाउनलोड किया,
या फिर आपने फॉर एग्जांपल COD गेम बॉयज़ के लिए, जो मतलब गर्ल्स भी खेलती हैं ऑब्वियसली, तो जो मतलब आपने डाउनलोड किया कोई भी गेम पर्टिकुलर, तो वो गेम आपसे थोड़े दिन के बाद या 4-5 घंटे के बाद जब वो आपसे रिव्यू मांगता है कि प्लीज़ राइट अ रिव्यू ऑन आवर प्ले स्टोर, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, बेसिकली 90% ऑफ द पर्सन्स क्या करते हैं वहाँ पे, स्किप कर देते हैं, नो थैंक्स दबा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर जो आ रहा है वो है इग्नोरेंस का, कि अगर आप फिजिकली बैठे हो बंदे के सामने तो उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट अगर आप उसको मेल कर रहे हो तो वो बंदा बोलेगा मैं तो देखा ही नहीं, तो आप क्या कर पाओगे उस टाइम पे, आप दोबारा सेंड करोगे, दोबारा बोल देगा भैया मेरा टाइम नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा आपको इग्नोर कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने 100 बंदों को मेल भेजी है, 100 बंदों को आपने मेल भेज दी, तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 बंदे आपका सर्वे फिलअप करेंगे। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हैं, मेरे खुद के पास इतनी क्वेरीज आई थी कि हम इस क्लास में हैं, हमें ये सर्वे फिल करना है, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे 90% बच्चे जो हैं, जो बंदे हैं जिनके पास वो लिंक जा रहा है, वो उसको डायरेक्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, डायरेक्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे उसके अंदर है क्या, डिमांड क्या है उसकी। लेकिन वहीं अगर आपके क्रश का मैसेज आ जाए ना, तो कोई भाई साहब रात को उठ के भी बंदा मैसेज कर सकता है, लेकिन वो सर्वे नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि बोरिंग है ना यार, कौन करता है ये चीज़ें। चलो जोक्स अपार्ट, तो हम याद कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है यहाँ पे, कि आप पर्सन को जज करके, ऐसे जज नहीं करना ये बंदा काला है मोटा है, पर्सन को जज करके, उसके बिहेवियर को जज करके आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते थे। कब कर सकते थे? जब आप फिजिकल काउंसलिंग कर रहे हो, बट आपने उसको मेल भेजी है, तो ना तो आप उसका पर्सनल बिहेवियर पता लगा पा रहे, नहीं लगा पा रहे ना, और ना ही आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे मेल भेजने के बाद, क्योंकि उस बंदे को वो लिंक मिल चुका है जहां पे उसको वो फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आप वहां पे डिलीट करके दोबारा उसको मेल भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट पॉइंट जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था वो हो जाएगा वहाँ पे। अगर कोई उन 90% की बचाई जो 10% बंदा कोई अप्लाई करेगा, कोई सर्वे फिल कर भी रहा है आपका, और आपने वो काट के दोबारा भेज दिया उसको, तो वो भी वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो आपकी हेल्प कर रहा है, फिर आप उसके अंदर फिर से दोबारा परेशान कर रहे हो उसको, तो वो पहले ही इग्नोर कर देगा उस चीज़ को। समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, लिमिटेड यूज़ है इसका, कि आप कुछ ही चीज़ें हैं जो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा ये बोले कि कल रात को चोरी हुई थी, मैंने वो देखी है, ठीक है, और कोई बंदा बोले कि हाँ मैंने सुना था उस चोरी के बारे में, तो किसको ज़्यादा पता होगा? जिसने सुना था उसको, और जिसने, या फिर जिसकी वो चोरी थी उसको, किसको पता होगा ज़्यादा? ऑब्वियसली बात है जिसने वो चोरी देखी है, जिसको पता है कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी, जिसको पता है उसको डेटा इन्फॉर्मेशन होगी ना। तो हम यहाँ पे अगर फिजिकली जाके उससे इंटरोगेट कर रहे होते तो हमें उस बंदे से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको हम एक ही टाइप का सर्वे भेज पा रहे हैं, चाहे उस बंदे ने देखा हो, चाहे उस बंदे ने सुना हो, चाहे उसको पता भी ना हो कि उसके मोहल्ले में चोरी हुई है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी मेलिंग मेथड की कुछ मेरिट्स थी, कुछ डीमेरिट्स थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एन्यूमरेटर मेथड। क्या ये? हाँ, एन्यूमरेटर मेथड। अब एन्यूमरेटर मेथड क्या होता है बेसिकली, आप लोग 11th में हैं, अप्रोक्सीमेटली आपकी एज जो है वो 17 होगी, 18 होगी, यानी कि आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों का जो बर्थ है वो 2002 से 2004 या 5 के बीच में होगा। 4 5 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, 2001 से लेके हम 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब 2011 के अंदर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, तो जो गवर्नमेंट के जो फरिश्ते थे, जो गवर्नमेंट के बंदे थे, वो आपके घर आए होंगे, आपके मम्मी पापा से पूछा होगा, मम्मी डैडी से, कि आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर्स हैं, कौन कितने लड़की हैं, कितने लड़कियां हैं, किस किस को याद है कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो हम वहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर आपने किसी को भी हल्का फुल्का भी याद हो, ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए डिटेल्स, हल्का फुल्का अगर किसी को याद है तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक फॉर्म रहता है, हर घर के अंदर जाकर वो एक न्यू फॉर्म निकालते हैं अपना, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे हेड नेम होता है, फैमिली हेड नेम, ठीक है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स होती है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ होते हैं,
नंबर ऑफ़ फीमेल्स होती हैं, नंबर ऑफ़ मेल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ यंग पीपल होते हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। उसके अंदर कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कौन फिजिकली चैलेंज है, कौन नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं जो उनको डेटा चाहिए होता है बेसिकली। तो क्या आप लोगों को फॉर्म मिलता है? नहीं मिलता है। वो लोग आपको सामने बिठाएंगे और आपसे बोलेंगे कि सर हम आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनके आंसर दे दीजिए ताकि हमें पॉपुलेशन काउंटिंग कर सकें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आपसे पूछेंगे कि सर आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं, या फिर मैम आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? हमारी फैमिली में 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, जितने भी आप मेंबर्स हो आप बताओगे कि हमारी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं। तो वो वहाँ पे खुद लिखेंगे उस कॉलम के अंदर। वो किसी भी पब्लिक पर्सन को या फिर किसी भी डेटा सर्वर को अपना फॉर्म नहीं देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्यूमरेटर मेथड, कि वो इन्यूमरेटर जो होता है वो खुद जाता है पर्सनली जाके, और जो डेटा सर्वर्स होते हैं उनसे सिर्फ वो ओरली कलेक्ट करके वो खुद अपने फॉर्म को फिल करता है, ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस लोवेस्ट हो जाए वहाँ पे। कि आपको अगर देगा, उनको पता है कि कैसे करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है इस चीज़ की, लेकिन आप लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो आप लोग उस फॉर्म को गलत कर सकते हो। और चूंकि वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड नहीं, पूरे नेशन वाइड वो चीज़ हो रही होती है उस टाइम पे, तो अगर एक बंदा एक फॉर्म गलत कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे फैमिली हेड्स होंगे जो उस फॉर्म को भरते टाइम गलत करेंगे, और उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर वेस्ट होगा, सेकंड चीज़ डिले होगी सर्वे के अंदर, थर्ड चीज़ क्या होगी कि जो आपके रेसिपिएंट्स हैं डेटा के, यानी कि जो एन्यूमरेटर्स हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा बेसिकली, कि पता नहीं ये बंदे क्या कर रहे हैं, हमें भरने भी नहीं दे रहे और खुद गलत भरी जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एन्यूमरेटर होता है। एन्यूमरेटर की होती है वाइड कवरेज होती है, एक्यूरेसी होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, इम्पार्शलिटी होती है, कंप्लीटेंस होती है। इम्पार्शलिटी क्या होती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो चीज़ें डिमांडेड होती हैं हम सिर्फ वही पूछने वाले हैं, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हम यहाँ पे। तो उसके लिए रिगार्डिंग हमें क्या मिलता है? वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे पार्शलिटी होने के चांसेस बहुत कम है। अब कोई बंदा, आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में 4 बंदे हैं, तो कोई ऐसा बंदा जो आपसे डेटा लेने आया है वो वहाँ पे 3 लिख के क्या उखाड़ लेगा आपका? समझ रहे हो बात को? कि पार्शलिटी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो डेटा उन्होंने मांगा है वो देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बात एन्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो हम ये बात सोच सकते थे, है ना। तो मेन बात यही है कि पार्शलिटी होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं यहाँ पे। डिमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ता है ये। सेकेंड चीज़, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एन्यूमरेटर्स की, जो सर्वे कर रहे हैं उन बंदों की भी तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना। थर्ड चीज़ है, टाइम बहुत लग जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए तो है ही नहीं है। बहुत सारे आपने देखा होगा गवर्नमेंट वाले ही आते हैं बेसिकली यहाँ पे। और फिफ्थ चीज़ है, पार्शियल होता है, कि मे बी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो नहीं करेगा, बट फिर भी अगर उसको दिख रहा है कि आपकी फैमिली में 4 बंदे चढ़ाने से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन 3 बंदे चढ़ाने से आपको नुकसान हो रहा है, और आपकी उस प्रॉपर एन्यूमरेटर से नहीं बनती है किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो वो क्या करेगा? वो 3 चढ़ा देगा, ठीक है। तो पार्शलिटी इस चांस में हो सकती है, लेकिन 99% चांस में क्या होगा कि वो ना करे। तो 1% चांस तो हर जगह होता ही है। सो आज का हमने जो सीखा है उसके बारे में एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा दोबारा से, ठीक है। मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आप लोगों को हुई हैं, कि मेरी जो चीज़ें आपको समझ ना आई हूँ, तो वो लोग आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हैं, या फिर नीचे हमारा टेलीग्राम लिंक है उसके ऊपर जाके चैनल को ज्वाइन करना और अपने डाउट्स वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करें, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है कि डेटा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी के अंदर 5 पार्ट होते हैं। डीपीआई होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड होता है मेलिंग, फोर्थ होता है एन्यूमरेटर, और फिफ्थ जो होता है वो हमारा होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। पाँचों हमने बता दिए, पाँचों की डीमेरिट्स पढ़ ली, पाँचों की मेरिट्स पढ़ ली। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैप्टर्स है ना वो आग की स्पीड से चलें। जो अभी के लिए नोट की पूरी बुक ही हम फटाफट कवर करा देंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो थ्योरेटिकल जो बोरिंग चैप्टर है ना उनको हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को आप 1.5x में भी देख सकते हो, अगर आपको 2x में समझ आ रही है तो 2x में देख लो, क्योंकि अब से जो है ना वीडियो रेगुलर आने वाली हैं। तो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं,
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार वो लोग आप लोग पढ़ाने में, लेकिन फिर भी अगर कहीं एक का दुक्का आपका डाउट रह जाता है जो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम है ना फ्री के टीचर बैठे हैं। जो चीज़ आपको नहीं आ रही हो जस्ट रात को 2 बजे 1 बजे 12 बजे जब भी आपका मन करे नीचे कमेंट जाना और कमेंट कर देना। अब वो भाई मैं हूँ कि सो रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन अगर जब मैं जगह होऊंगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए रिवीजन कर लेना और हैव ए गुड डे, बाय बाय। Killer's name.